जैसे आप कैरम की स्ट्राइकर को मारते हो एक फिंगर से, उसी ढंग से आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस कार्ड को मारोगे। क्या हुआ? कार्ड आगे मूव कर गया, कॉइन यहीं पे है, इसके अंदर गिर गया। क्यों? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग हाइव। देखिए आज हम क्या कर रहे हैं। फोर्स के पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। यस, फोर्स इज द एंटिटी, मीन्स एफर्ट, कोशिश, प्रयास, जो किसी ऑब्जेक्ट पे जब अप्लाई किया जाता है देन इट ब्रिंग्स सम चेंज। चेंज इन व्हाट? चेंज इन द शेप एंड साइज, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. So in particular we are going to discuss about any change in state of motion. Yes, force, फिर से वही बात कि फोर्स ही वो रीजन है, वो कॉज है, एक एंटिटी के रूप में, एक एफर्ट के रूप में जो चेंज लाता है। अदरवाइज क्वेश्चन यहीं पे राइज कर रहा है कि अगर फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तो, यस, क्या सोचते हो आप ही के अंदर वो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है ह्यूमन बीइंग में, लेजीनेस की। अरे आज तो छुट्टी है, क्यों उठे, 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, कब उठोगे? कहीं ना कहीं से आपके माइंड में खुद से एक आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं यार उठ जाना चाहिए, या फिर मम्मी की, पापा की, या बड़े भाई बहन की कुछ डांट पड़ी, कुछ बात हुई। Yes, that is the external effort, external force. Otherwise, ... Yes, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस ढंग से हमारे अंदर एक जो चीज, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है लेजीनेस का, आपके अंदर ही केवल नहीं है, ये दुनिया के तमाम चीजों में ये प्रॉपर्टी है प्रेजेंट। नाम बदल जाता है जब आप करते हो बात एक जनरल कंसेप्ट में, तो यहां पर ये नाम आता है इनर्शिया। यस, इनर्शिया। अच्छा, इसका हिंदी में नाम बड़ा टिपिकल सा है, ऑल्दो हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हमारे डेली के लैंग्वेज में हम देखें तो इसका हिंदी नाम होता है जड़ता। परेशान नहीं होइए, आप इनर्शिया पे रहिए। आपको सिर्फ जड़ यानी रूट, प्लांट का रूट इन पर्टिकुलर अपनी जगह पे फॉर्मली सॉइल को पकड़ के रखता है, मतलब वहीं पे रहता है। इससे ये मतलब आप सोच सकते हो, जड़ मतलब स्थिर, स्टैटिक, पूरी तरीके से। तो इनर्शिया मतलब फोर्स की एब्सेंस में, फोर्स कौन सा? एक्सटर्नल और अनबैलेंस्ड। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स के एब्सेंस में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन मेंटेन रखेगा, कोई चेंज नहीं लाएगा, खुद से कोई चेंज नहीं लाएगा, अपनी स्टेट ऑफ मोशन में खुद से कोई चेंज नहीं लाएगा। और अगर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया भी गया तो एक लिमिट तक, एक हद तक उसको अपोज भी करता है। यस, चलिए इस चीज को समझाने, अब इसको लैंग्वेज में क्या कहेंगे? इट इज द इनेबिलिटी टू ब्रिंग any change in the state of motion by itself. Inability नहीं करना, बात खत्म। अब जो करना है आप करो। थोड़ा डिस्क्राइब करें। An object at रेस्ट, रखा हुआ ये टेबल या कुर्सी या स्टैंड, कुछ भी जहां पे रखा वहीं रखा रहेगा, वो खुद से नहीं बदलने वाला पोजीशन। तो है बॉडी एट रेस्ट, रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है। और एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, अब यहां पे थोड़ी सी बात समझने वाली है, थोड़ा सा प्रॉपरली फॉलो करने वाली है।
an object in motion continues to be in uniform motion along a straight line and does not change by itself or opposes any change of state of मोशन, एक लिमिट तक वो अपोज भी करती है, रेसिस्ट भी करती है. सो दैट इज द डेफिनेशन इनर्शिया. ठीक है. सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर इन आवर डेली लाइफ. बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इस चीज को फॉलो करने की बात आती है. देखते चले क्या है. तो अब स्टेट ऑफ मोशन की बात आ रही है. स्टेट ऑफ मोशन को ध्यान में रखते हुए इनर्शिया के 3 डिफरेंट ग्रुप्स बन जाएंगे, 3 डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे, टाइप्स हो जाएंगे. क्या क्या है भाई? इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स. 1, inertia of rest. Number 2, inertia of motion. Number 3, inertia of direction. These are 3 types. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. 3 टाइप्स में से पहला टाइप दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो जो डेफिनेशन इनर्शिया की पूरी ली थी उसमें से केवल रेस्ट वाला पार्ट को हम यहाँ पे ले लेते हैं. एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन पोजीशन ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ. यस, मीन्स इट जस्ट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. एक लिमिट तक वो नहीं करेगी. क्या है भाई? एक बहुत सिंपल एग्जांपल हम देते हैं, अपनी एक्टिविटी को देखते हैं. मैंने एक कप लिया, मग लिया, एक कार्ड लिया, इसके ऊपर एक कॉइन सेटअप. अब क्या करना है? अभी क्या स्टेटस है? मग की, कार्ड की और उसके ऊपर रखे कॉइन की. स्टेटस है कि सभी रेस्ट में है. वेरी सिंपल. अब मैंने क्या करना है? इसमें से केवल कार्ड को मोशन में लाना है एक्सक्लूसिवली. लेट अस ट्राई. जैसे आप कैरम की स्ट्राइकर को मारते हैं फिंगर से, उसी ढंग से आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस कार्ड को मारोगे. क्या हुआ? कार्ड आगे मूव कर गया, कॉइन यहीं पे है, इसके अंदर गिर गया. क्यों? आपने फोर्स किस पे लगाया था? कार्ड पे लगाया था. कार्ड आगे बढ़ गया. कॉइन बोला मेरे ऊपर थोड़ी फोर्स लगा, मैं क्यों जाऊं, मैं तो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखूंगा. वो वहीं पे रहा लिटरली. कार्ड आगे बढ़ गया क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट फोर्स लगी थी, कॉइन के ऊपर नहीं लगा था. वो वहीं पे रहना चाहा. अब ये अलग बात है कि जब बेस हट गया तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरा, सीधे आगे नहीं गया. जिस डायरेक्शन मैंने फोर्स लगाया उधर नहीं गया वो. दैट इज सिंपल. यहां पे कि वो रेस्ट की पोजीशन को मेंटेन रखना चाह रहा है. कॉमन एग्जांपल और हम देखते हैं. पैसेंजर्स इन अ ट्रेन or metro experience a backward jerk when the metro or train
starts moving suddenly. हम मेट्रो पे गए, गेट खुला हुआ, अंदर गए, या तो सीट मिली तो बैठे, वरना हैंग करके खड़े हैं पर स्टैंड पकड़ के। हमें पता है कि ट्रेन को चलना है, मेट्रो को चलना है अब, लेकिन फिर भी देखिए क्या कंडीशन है कि जैसे मेट्रो स्टार्ट होती है चलना, इस डायरेक्शन में अगर चल रही है मेट्रो, चलना स्टार्ट हुई, तो हम पीछे की तरफ एक हल्का सा जर्क फील करते हैं। गॉट इट? तो यही चीज है क्या भाई, कि हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो मेट्रो की फर्श की और मेट्रो की बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है। हमारे जो सोल है, फुट का जो सोल है वो फर्श के कांटेक्ट में मेट्रो के, लेकिन अपर बॉडी पार्ट नहीं है। तो क्या बोलेगा ये कि नहीं मैं तो रेस्ट में ही रहूंगा, चल तुम्हें जाना है जाओ। वो आगे बढ़ा, हमारी बॉडी लिटरली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड क्या हुआ, अपनी उस स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखने के लिए वहीं पे रहना चाहिए। कि मतलब मेट्रो तो आगे बढ़ी तो हम पीछे की तरफ बैकवर्ड जर्क एक फील करते हैं। दैट इज हियर। दूसरा एग्जांपल और अपने कॉमन आसपास की बात हम करें। वेरी सिंपल कॉमन एग्जांपल क्या भाई, लीव्स एंड फ्रूट्स get detached when a tree, और अगर बड़ा है तो branch is shaken vigorously। क्या होता है जब आप एक ट्री को, या उस बहुत बड़ा अगर थिक ट्री है तो उसकी ब्रांच को जब आप शेक करते हो, हिलाते हो, तो क्या दिखता है, उसके कुछ लीव्स या जो फ्रूट्स हैं वो वहां से टूट के नीचे गिर जाते हैं। फिर से वही बात, आपने फोर्स कहां लगाया, उस ब्रांच पे लगाया, उस ट्री पे लगाया, वो तो आगे बढ़ गया फोर्स की डायरेक्शन में। बट लीव्स या फ्रूट्स ने कहा कि मेरे के ऊपर थोड़ी फोर्स लगी है, मैं तो नहीं जाता, मैं वहीं रहूंगा, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट। तो एक पतली सी, एकदम पतली सी पार्ट ऑफ द लीफ से वो जुड़ा हुआ है मेन ब्रांच से, वहां से वो डिटैच हो गया और फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर गया। मेन बात क्या है, वो डिटैच हो जाना। क्यों डिटैच हुआ, वो नहीं चाह रहा है कि मैं आगे जाऊं, वो नहीं चाह रहा है मैं अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करूं। अनदर एग्जांपल कॉमन देखें हम, डस्ट पार्टिकल्स come out when a doormat or carpet is beaten by a stick। देखा है घर पे कभी गौर से, मामा या घर पे मान लो समटाइम्स वो मामा करती है या मेड आपके यहाँ घर में सफाई करने आ रही है, डोरमेट जो रेगुलर यूज में हो रहा है उसकी सफाई कैसे होती है, वो डोरमेट यूं होता है फैला हुआ फर्श पे, इसको वो हल्का सा हैंग करती है और हैंग करने के बाद ब्रूम के पिछले हिस्से से या स्टिक से उसको हिट किया जाता है। हिट करने से क्या हुआ, ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उस डोरमेट का वो मेस टाइप स्ट्रक्चर है, रस्सी से, खास टाइप की रस्सी से वो बहुत एकदम मेस टाइप, जाला जैसा, छन्नी जैसा स्ट्रक्चर है, विद अ वेरी टाइनी होल्स इन बिटवीन द थ्रेड, द रोप पीसेस। उन रोप पीसेस के तो टाइनी होल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स आर जस्ट इंटैंगल्ड देयर, वहां फंसे पड़े, वो जुड़े चिपके हुए नहीं है, वहां पे फंसे हुए हैं। तो जब आपने फोर्स लगाया स्टिक से, वो कहां लगा, वो डोरमेट पे लगा, उसकी रूट पे लगा, उसके थ्रेड पे लगा, वो आगे बढ़ गया फोर्स की डायरेक्शन में, और 10 पार्टिकल ने कहा मैं तो नहीं जाता, मैं तो रेस्ट की पोजीशन मेंटेन रखूंगा। वो वहीं बाहर निकल आया लिटरली, वो आगे बढ़ गया तो डस्ट अपनी जगह पे, सो लिटरली बाहर निकल गया। फिर अगले स्टेज में क्या हुआ, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर गया। बट द फर्स्ट थिंग कि अपनी जगह मेंटेन, अपनी रेस्ट ऑफ पोजीशन को मेंटेन रखना चाहा। तो हमारे एवरीडे लाइफ में ये कुछ एग्जांपल्स है किस चीज के लिए, inertia of rest के लिए। Okay, and the second type of inertia is inertia of motion।
जो इनर्शिया की कंप्लीट डेफिनेशन देखी थी उसमें से मोशन वाले पार्ट को यहां अलग कर ले। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line and does not bring any change by itself, that is opposes any change in a state of uniform motion। तो पहले चैप्टर में यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या न्यूमेरल वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है स्पीड की वो फिक्स रहेगी और डायरेक्शन भी एक फिक्स डायरेक्शन होगा along a straight line। दोनों चीजें मिलकर यूनिफॉर्म मोशन की बात आती है, न केवल मैग्नीट्यूड बल्कि डायरेक्शन भी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप कह सकते हो। यस, फिर से एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं। सोच लो, इमेजिन कर लो कि बहुत ही स्मूथ एकदम नया आपके घर में फर्श पे बड़े से हॉल में, आपके डाइनिंग हॉल में, ड्राइंग रूम के हॉल में एकदम पूरा नया भी टाइल लगी है। आपने वो जो मार्बल का पीस होता है, कंचे, वो कंचा लेके आप लुढ़का दो, चलता रहेगा। कब तक? जब तक सामने कोई ऑब्स्टिकल, कोई हर्डल ना आ जाए। अब इमेजिन करो कि बहुत लंबा ऐसा एक हॉल है जैसा, जिसमें एकदम पूरा एकदम नया टाइल लगी हुई है, स्मूथ। क्या आपको लगता है कि ये एकदम चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, अगर उतनी ही लेंथ रखें हम इनफाइनाइट? नहीं। आपके मन में ठीक आ रही है क्वेश्चन कि सर इसकी स्पीड कम होते होते तो रुक जाएगी अल्टीमेटली। ठीक कहा आप। क्यों रुकी? यस, यू हैव द आंसर, फ्रिक्शन। कितना भी ये स्मूथ कुछ ना हो, एकदम कितना भी ये स्मूथ टाइल और फर्श क्यों ना हो, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन, डेसिबल में तो फ्रिक्शन होती है, उसी की वजह से स्पीड डिक्रीज कर जाती है। तो फ्रिक्शन क्या है? फिर से इस मोशन के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स है। भाई हटाओ ना उसे, यस एकदम हटाइए उसे, करो इमेजिनेशन। ऑब्वियसली ये एक थ्योरेटिकल बात होगी, लेकिन है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तो वो खुद से अपनी स्पीड और अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा, एंड दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जांपल हम लिखते हैं तो यहां पर फिर से पैसेंजर वाली बात, पैसेंजर्स ऑफ अ मूविंग ट्रेन और मेट्रो। यस, इस बार मूविंग है पहले से। पैसेंजर्स ऑफ ए मूविंग ट्रेन और मेट्रो एक्सपीरियंस अ फॉरवर्ड jerk when the moving train or metro stops suddenly. The passengers of a moving train or metro experience a forward jerk when this moving train or metro stops suddenly. अरे भाई हमें पता है कि ऐसा होता है, ये चीज होता है एक्सपीरियंस ऑफ फॉरवर्ड जर्क, आगे की तरफ हम झुक जाते हैं, थोड़े गिर भी सकते हैं, और गिरते हैं तो फिर थोड़ी बात तो एक्सपीरियंस करेंगे। अब चाहे जितना भी हो, हल्का फरा भी जर्क आगे है। क्यों? फिर से एक्सप्लेनेशन वही कि जब मूविंग थी मेट्रो या ट्रेन जिसमें हम सफर कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी भी, पूरी बॉडी भी उसी स्पीड से मूव कर रही है, हमारी स्पीड भी वही है। अब ब्रेक लगी मेट्रो या ट्रेन पे, उसकी मैकेनिज्म है, उसकी पूरी बॉडी अब स्लो होके रुक जाएगी, ब्रेक लग गई सडनली, लेकिन हमारी बॉडी अपर पार्ट, यहां कोई ब्रेक नहीं है, खासतौर पे अपर पार्ट, तो ये क्या करेगा? अपनी उस स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखना चाहेगा। हम थोड़ा आगे झुकते हैं, फिर हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो अपने आप को संभाल लेता है, बट एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वी फील अ फॉरवर्ड जर्क। ठीक है। सेकंड एग्जांपल हम देखें, स्पोर्ट्स पे चलते हैं। एक फास्ट बॉलर है, पेसर फास्ट बॉलर है। जब वो फास्ट बॉल रिलीज फेंकने जा रहा है तो क्या देखते हैं? वो पीछे से लंबा रनअप लेके आ रहा है। एक स्पिनर है, उसको इतनी लंबी रनअप की जरूरत नहीं है, लेकिन फास्ट बॉलर को लंबा रनअप लेके आना है। ठीक है। जेवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा
लंबा रन अप लेके आ रहे हैं, फिर एक मार्क बनी है, उस मार्क के पहले अपनी बॉडी को रोकते हैं और फिर जेवलिन थ्रो करते हैं। बॉलर क्रीज के उस पॉइंट पे, उस लाइन पे, उस मार्क पे आके रुकता है और बॉल को फिर वो रिलीज करता है। क्या इतनी दूर से जो रनिंग करके आ रहा था तो उसकी बॉडी में एक मोशन, एक वेलोसिटी आ गई थी, उसके साथ वो बॉल में भी वो चीज है। अपने आप को तो उसने रोक लिया, लेकिन वो स्पीड का कंपोनेंट उसके उस बॉल में, उस जेवलिन में आ गया। अब वो ज्यादा स्पीड से वो स्पीड इंक्लूड हो गई प्लस मस्कुलर फोर्स फाइनल मोमेंट में। ये दोनों चीजें मिलकर ग्रेट स्पीड से वो चीज आगे जाएगी, चाहे वो बॉल हो फास्ट बॉलर का या जेवलिन थ्रो जो है उस जेवलिन हो उसका। तो एन एथलीट टेक्स a long run before taking a long jump or throwing a javelin एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एज वेल एज फास्ट बॉलर के केस में भी है। वो मोशन उसके अंदर आ गई, उसने अपने आप को तो रोक लिया, लेकिन जिस चीज को उसने अपनी हाथ की ग्रिप से छोड़ा उसके अंदर उतनी वेलोसिटी थी, अब वो इस स्पीड से आगे बढ़ेगी। उसके ऊपर ब्रेक नहीं लगा, उसने जो ग्रिप थी उसको छोड़ा, तो जिस स्पीड से ला रहा था अपनी बॉडी के साथ बॉल को, उसी से आगे बढ़ेगी, उसी से वो जेवलिन आगे जाएगा। The third one type of inertia is inertia of direction. Yes. An object in motion continues to be moving along a straight line or a straight path and does not change its state direction of motion by itself. As well as oppose भी करता है, मैंने नहीं चलना, अगर आपको टर्न दिलाना है तो you have to apply an external force. You have to apply. A very simple example. आप पेरेंट्स के साथ, अभी छोटे हो, आप पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, एक ही एग्जाम्पल में एक ही केस में दो एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। आप कहीं घूमने जा रहे हो कार से, ठीक है, पापा या मम्मा ड्राइव कर रहे हैं, आप बगल में बैठे हो, पीछे बैठे हो। अब आगे चलते हुए सीधी रोड में अचानक से कोई टर्न लेना है। जब टर्न लेना है तो क्या है, स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा। स्टीयरिंग घुमाया जो भी ड्राइव कर रहा है, और फिर टर्न लेके रोड सीधी हो गई उस डायरेक्शन में। अब क्या है, कभी ऑब्जर्व किया, जब घुमाना है, टर्न लेना है तो स्टीयरिंग को गोल घुमाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन जब घूम के रोड फिर सीधी हो गई उस डायरेक्शन में, अब स्टीयरिंग की जो ग्रिप होती है उसको जस्ट रिलीज किया जाता है, उसको वापस उल्टा नहीं घुमाया जाता है कि व्हील हमारी घुमी हुई है, उसको सीधा कर ले फिर से उल्टा घुमा के, नहीं, जस्ट जो स्टीयरिंग के ऊपर हाथों का ग्रिप है उसको हल्का करते हैं, ग्रिप को छोड़ते हैं, वो स्टीयरिंग एज वेल एज व्हील खुद ब खुद सीधी चलने लगती है। याद आया? यस। अगर टर्न लेना है तो घुमाना पड़ेगा, सीधी चलने रहने के लिए फोर्स लगा के स्टीयरिंग को उल्टा फिर से नहीं घुमाना है। पहला एग्जांपल मूविंग कार में आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अभी तक नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। हम यहां पर एग्जांपल के तौर पे देखें, द पैसेंजर टेंड्स टू स्लिप इन opposite direction when the moving car, bus, etc. takes a sharp turn. जो ड्राइवर है वो तो स्टीयरिंग पकड़ के है, वो कुछ हद तक अवेयर है, वो नहीं होता है, लेकिन हम जो पीछे या साइड में बैठे हुए हैं पैसेंजर्स, जैसे ही टर्न लिया हम अपोजिट डायरेक्शन में, अगर लेफ्ट साइड टर्न किया तो हमारी बॉडी थोड़ी
स्लिप कर जाएगी अगर जगह है तो, और अगर जगह नहीं है, लोग बैठे हुए एक दूसरे से सटके, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में हमारी बॉडी बेंड कर जाती है। क्यों? हमारी बॉडी की टेंडेंसी है सीधी चलती रहने की। कार को तो अचानक स्टीयरिंग घुमा के टर्न ले लिया गया, लेकिन हमारी बॉडी अभी भी चाह रही है स्टेट में हमारे बॉडी के ऊपर स्टीयरिंग नहीं फिटेड है कि उसको भी घुमा दिया जाए, तो वो सीधा चलने के चक्कर में अपोजिट। ठीक है। अनदर एग्जांपल, बारिश के दिनों में वाटर लॉगिंग होती है, कई जगह मड कीचड़ बन जाता है। आपके आगे टू व्हीलर जा रहा है, आप भी अपनी स्कूटी से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, और आपके आगे अचानक से एक ओवरटेक करके उस कीचड़ वाले रास्ते में टू व्हीलर, एक बाइक वाला आगे निकल गया। कुछ फील किया क्या हुआ? यस, उसकी पिछली टायर से निकलकर कुछ मड के छींटे आपकी तरफ आके आपकी कपड़े को, आपकी फेस को गंदा कर दिया। यहां भी वही चीज है कि उसकी व्हील में जो कीचड़ फंस गया था ग्रुप्स में, वो चिपका नहीं था, जस्ट फंस गया था। गड्ढे होते हैं ना टायर के अंदर बाहरी तरफ, तो उसमें फंसा वेट की वजह से, और जब व्हील आगे घूमी तो वहां से, पहले मैं डायग्राम दे रहा हूं, जैसे ये व्हील है, ऐसे व्हील घूम रही है और गाड़ी इधर जा रही है, तो जो सड़क पर मड है वो क्या होगा, जब ये आगे बढ़ रही है तो पीछे की डायरेक्शन में, ये पीछे छींटे आपके ऊपर पड़ रहे हैं। मड पार्टिकल कहें या जो भी कहें, कम आउट टेंजेंशियली from a moving wheel of vehicle during rainy day। टेंजेंशियली, ये जो व्हील है वो सर्कुलर शेप का है, यहां से सीधी इधर जाएगी, इस डायरेक्शन को टेंजेंशियली कहेंगे। मैथ्स में इस चीज को देखेंगे। अनदर एग्जाम्पल वी हैव हिली रोड पे, पहाड़ों पे बहुत शार्प टर्न्स होते हैं। आप फैमिली के साथ जा रहे हो बस से या अपनी गाड़ी से, अंदर कंफर्टेबल बैठने के लिए हम गाड़ी के ऊपर में कैरियर जो होता है, सामान वहां पे हम रख देते हैं। तो इट इज वेरी मच एंड स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड कि आपने जो छत पे या ऊपर में जो जगह होती है सामान रखने की, बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, वहां पे सामान को खास तौर पे बस में, कार में प्रॉपरली बांध के रखना होता है जब आप ट्रेवल कर रहे हो हिली रोड पे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा टर्न्स होते हैं, शार्प स्टीफ टर्न्स, तो सामान वहां गिर के लॉस होने का खतरा है, टूटने फूटने का खतरा है। सो इट इज एडवाइज्ड to tie the luggage properly while traveling along hilly road। So these are types of inertia: inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. Very common examples taken from our daily life. तो इतनी स्पेशल चीज, क्या चीज? इनर्शिया, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट। इनर्शिया जो है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी which enables us the object to bring any change। किसमें? स्टेट ऑफ मोशन। यस, तो इसकी मेजरमेंट कैसे होगी? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होगी, कंपेयर करके किया जाएगा। कैसे भाई? मास इज द मेजर ऑफ inertia of an object।
अब मास का ऐसा यूनिट तो किलोग्राम है, लेकिन क्या कहा, डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होगी, मास के साथ कंपेयर करके होगी। कैसे भाई, हैवियर द ऑब्जेक्ट, जितनी ज्यादा हैवी होगी ऑब्जेक्ट, उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाने के लिए उतनी ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो हैवियर द ऑब्जेक्ट, मोर इज इट्स इनर्शिया, एंड लाइटर द ऑब्जेक्ट, less is its inertia। अब डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते कि इसका किलोग्राम अगर है, मास है तो किलोग्राम में कर दे, नहीं होगा ऐसा। वो हमेशा कंपैरिजन की बात आएगी। और यही नहीं बल्कि आगे जब कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट की, किसी फिजिकल वर्ल्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट की हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, उसकी डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होती। मैं बहुत स्मार्ट हूं, कितने केजी या कितने मीटर नहीं हो सकता, कंपैरिजन हो सकता है। भाई अभी इस ग्रुप में आपने कहा कि सर यू आर मोस्ट स्मार्ट, मान लिया, लेकिन किसी दूसरे ग्रुप में मैं एवरेज हो सकता हूं। इस ग्रुप में मैं बहुत टॉल हूं, फिर से जो टॉल वाला वर्ड आया वो एक कंपैरेटिव प्रॉपर्टी हो गई भाई, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो इस ग्रुप में मैं टॉल सबसे हो सकता हूं, लेकिन किसी दूसरे ग्रुप में मैं कंपैरेटिवली शॉर्ट हो जाऊंगा। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, फिर से वही बात। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जितनी भी आप देखोगे मोस्टली उनकी डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होती, हम कंपैरिजन करते हैं। उनमें से एक हमारा इनर्शिया बेस्ड ढंग से आता है कि इनर्शिया की जो मेजरमेंट होगी वो कंपेयर किया जाएगा ऑब्जेक्ट की मास के अकॉर्डिंगली। अगर बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब उसकी इनर्शिया ज्यादा है, मतलब उसमें अगर कोई चेंज लाना है तो कंपैरेटिवली ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। और अगर लाइटर है, उसका मास कम है, तो इसकी इनर्शिया कम है, यानी कम फोर्स कंपैरेटिवली लगा के आप जो भी चेंज चाहते हो वो हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनर्शिया की एक्सप्लेनेशन के बाद एक्चुअली हमारे पास तो आ जाना चाहिए लॉज ऑफ मोशन, मतलब उस इफेक्ट को डिस्कस करने का टाइम आ जाता है। उसके बाद इनर्शिया की डिस्कशन के बाद अगर आप कोई चेंज चाहते हो तो फोर्स लगाना पड़ेगा। इसकी इंपॉर्टेंस, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की इंपॉर्टेंस की बात आ जाती है। तब वहां पे हमें मिलता है आइजैक न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, उसकी एक्सप्लेनेशन की बात। लेकिन उस बीच में 3 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ के बाद जब हम सेकेंड लॉ पे आते हैं तो फिर से एक नया वर्ड मिलता है हमारे पास, वो है मोमेंटम। फर्स्ट लॉ के बाद सेकेंड लॉ के पहले की बात आती है, इस वर्ड का इंट्रोडक्शन होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह कंटिन्यूटी में रहे, फिर उसके बाद हम उस तीनों लॉ को एक साथ आगे बढ़ाएंगे। सो द सेकेंड वर्ड वी हैव फॉर दिस वीडियो इज मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम। लीनियर वर्ड यहां पे बाय डिफॉल्ट रहेगा, नहीं भी लिखा है तो रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि जब तक क्वेश्चन में या सिचुएशन में अलग से मेंशन नहीं हो, क्लियरली मेंशन नहीं हो दैट अ बॉडी हैज टेकन सम टर्न, जब तक ये लिखा हुआ नहीं है, मेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट बॉडी इज कंसीडर्ड टू बी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक सीधी लाइन में चलेगी। चेंज करने के लिए लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। So that is the word comes here linear। linear मतलब लाइन से बना है, linear momentum। अब ये momentum वर्ड क्या है? लिटरली ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के रूप में है, लेकिन देखें हम इसे, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन, मैग्नीट्यूड, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, क्वांटिटी थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी हम आगे देखेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। भाई कंफ्यूजिंग है सर, क्या हो गया ये? तो आगे मैं एक्सप्लेन करूं उसके पहले एक एग्जांपल से आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ठीक है? ये मार्कर मेरे हाथ में है,
कितना मास होगा इसका? अप्रोक्सीमेटली 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, ठीक है, 30 ग्राम मैक्सिमम। ओके, माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं आपको इस टाइप की किसी 30 ग्राम की ऑब्जेक्ट को आपकी तरफ में भेज रहा हूं, आपकी तरफ भेज रहा हूं मैं एक 30 ग्राम की ऑब्जेक्ट को, कैन यू हैंडल इट प्रॉपरली, सेफली, इजीली? कैन यू टैकल दिस मूविंग ऑब्जेक्ट इजीली? हंस रहे हो? हाँ ना बोलो। यस, बहुत आसान है। 30 ग्राम की ऑब्जेक्ट को आपकी तरफ में अगर भेजूं, यू कैन टैकल इट वेरी इजीली। ठीक, मैंने 30 ग्राम की एक बुलेट को गन से आपकी तरफ भेजा, आ जाओ टैकल करो। क्या बोल रहे हो सर, चीटिंग कर रहे हैं? अरे नहीं, सिचुएशन बता रहा हूं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप मास से कंफ्यूज कर जाओ। अब 30 ग्राम की चीज मैं हाथ से थ्रो करूं, आप बड़े आसानी से कैच कर लोगे, टैकल कर लोगे इसे। लेकिन 30 ग्राम की एक बुलेट को मैं गन से, एक पिस्टल से आपकी तरफ भेजूं, आप भाग जाओगे। सर, बच्चों के खेल में बच्चों की चीजें रखते हैं, ऐसा कहोगे। यस, वेलोसिटी अलग हो गई। 30 ग्राम ऑब्जेक्ट तो था, मास उसका बड़ा सिंपल सा, लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत 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 ज्यादा है। अपनी वेलोसिटी की वजह से सामने किसी ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो मोशन की बात आपको जो बता रहा हूं यही है। जब बॉडी आ गई तो बॉडी मतलब बाय डिफॉल्ट कुछ मास होगा ही होगा। तो मास एंड मोशन जब ये दोनों मिलकर कोई इफेक्ट देते हैं, उसकी बात जब होती है तो हम मोमेंटम की बात करते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल, ट्राइसिकल बच्चों का देखा है, आपने भी यूज किया होगा। तो एक ट्राइसिकल पे एक बच्चा है, ओवरऑल वो जो आ रहा है चलाता हुआ, स्लोली कितना चलेगा? 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, दैट्स ऑल। फिर से सिचुएशन आपको दे रहा हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ 1 मीटर या 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, कैन यू टैकल इट? कैन यू टेकन इट? कैन यू होल्ड इट प्रॉपरली, सेफली, इजीली? यस, अब की बार मन में क्वेश्चन आ गया कि सर वो ऑब्जेक्ट है क्या? आपने तो पहले गोल गोल घुमा दिया कि एक छोटा बच्चा ट्राइसिकल से आ रहा है। यस, इस बार मैंने स्पीड को हाईलाइट किया, 1 मीटर या 2 मीटर पर सेकेंड। उस ऑब्जेक्ट की मास को अभी तक मैंने छुपा रखा है। अगर वो छोटा बच्चा है, मास कम है, रोक लोगे, उठा लोगे, आजा। लेकिन अगर वही 1 या 2 मीटर की स्पीड से एक ट्रक आ रही है, मेट्रो आ रही है, जाओगे? रुक जा भाई, जाओगे? नहीं। पहले एग्जांपल गन और बुलेट वाले कंडीशन में मैंने क्या कहा था? मास को हाईलाइट किया, स्पीड को छुपाया, बाद में बताया। और दूसरे एग्जांपल में मैंने स्पीड को हाईलाइट किया, मास के एग्जांपल को मैंने छुपाया। क्या मतलब? यही चीज यहां पे कि बॉडी का मतलब मास हो गया बाय डिफॉल्ट, और मोशन, दोनों के कंबाइन इफेक्ट से जो चीज बनती है उसे कहते हैं हम मोमेंटम। एंड डिफाइंड एज मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम एक ही बात होगी, बच्चों ध्यान में रखना। ऑफ मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of an object, of a body. That is, momentum is equal to mass into velocity. दोनों के प्रोडक्ट को हम कहेंगे मोमेंटम। अब चांस नहीं लेना कि वो ऑब्जेक्ट का मास मैं हाईलाइट कर रहा हूं या उसकी स्पीड हाईलाइट कर रहा हूं, दोनों मिलकर इफेक्ट देंगे, ये बात होगी। सिंबॉलिकली मोमेंटम को हम P लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मास M है और वेलोसिटी V लेटर।
मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में ध्यान रखेंगे, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी जिस इंस्टेंट में हमें कैलकुलेट करना है। प्रीवियस अगर है, इनिशियल अगर है तो व्हाट दिया रहेगा, इनिशियल मोमेंटम निकालिए, या सर्टेन टाइम के बाद क्या होगी मोमेंटम, उसकी सर्टेन टाइम के बाद वेलोसिटी को ध्यान में रखते हुए उस इंस्टेंट में वेलोसिटी की बात आएगी, फाइनल वेलोसिटी की बात आएगी। तो वेलोसिटी वर्ड यहां दे दिया, वी लेटर, यू लेटर भी हो सकता है, वी लेटर भी हो सकता है। इसकी एक्सप्लेनेशन ध्यान रखेंगे, कौन सी मोमेंटम पूछ रहा है, इनिशियल मोमेंटम या फाइनल मोमेंटम। एक्सेलरेटेड मोशन में यह बात डिफर कर सकती है कि मोमेंटम कब का निकालना है। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई दो चीजों का प्रोडक्ट है, मास एंड वेलोसिटी। मास तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी तो वेक्टर हुआ, तो स्केलर इनटू वेक्टर, वेक्टर बनाता है। इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, किधर होगी, मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी यानी मोशन की डायरेक्शन है। एंड इट्स एसआई यूनिट इज क्या होगा, मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखें, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg is moving at 5 meter per second. After some time, its velocity becomes 10 meter per second. ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन है, वॉट एवर जैसे चेंज हुआ हो, वो हो सकता है सेकेंड पार्ट में आपका 5 to 10 पहुंचा जो है, वो उसके लिए टाइम दे रखा हो, एक्सेलरेशन दे रखा हो, डिस्टेंस दे रखा हो, मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन यहां भी एप्लीकेबल हो सकता है फॉर द फाइनल, टू कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी। तो इट्स इनिशियल मोमेंटम P1 ले लेते हैं, m इंटू यू लेटर आता है भाई इनिशियल वेलोसिटी के लिए, दैट इज 10 इंटू 5 कितना हो गया, 50 kg मीटर पर सेकेंड। एंड फाइनल मोमेंटम P2 mv, 10 इंटू 10 क्या हो गया, 100 kg मीटर पर सेकेंड, एंड सो ऑन। बच्चों ध्यान दें, यहां मैंने क्वेश्चन जरूर लिखा है, लेकिन सिंपल सिचुएशन, दो वेलोसिटी दे रखी है, ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है। क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए ये जो सेकंड पार्ट ऑफ डेटा है, मास को छोड़कर वेलोसिटी से रिलेटेड, यहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प से आपको इनिशियल या फाइनल या उनमें से जो भी बात है कंडीशन दूसरे सिचुएशंस और दूसरे डेटा के अकॉर्डिंगली निकालना रह सकता है। सो दैट इज द मोमेंटम, ये भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के तौर पे रहेगी, इनर्शिया वो भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के तौर पे है। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ध्यान रखना है। सो कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और ध्यान रखें अगला आपका वीडियो जस्ट आने वाला है, ध्यान रखेंगे, नजर रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगले वीडियो के लिए फिर से इंतजार कीजिए द लर्निंग हाइव के चैनल पे या यूट्यूब पे, सब्सक्रिप्शन आपके पास है, जस्ट वॉच। थैंक यू।